नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। आईआर के रिवीजन का ये हमारा 10वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम मार्च महीने के आईआर से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोहा पैक्ट से संबंधित है। देखो, नाम याद रखिएगा। आपको ये तो पता है क्योंकि आप एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हो कि यूएसए और तालिबान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उस एग्रीमेंट का नाम है दोहा पैक्ट। तो कोई आपको दोहा पैक्ट बोले, आप कंफ्यूज मत होइएगा। हाल ही में यूएसए और तालिबान के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसी का नाम है दोहा पैक्ट। दोहा पैक्ट में दोनों पार्टीज़ ने क्या क्या बातें मानी हैं। यूएसए ने देखो ये कहा है, हम 135 दिनों के अंदर अंदर अफगानिस्तान में हमारे जो सैनिक मौजूद हैं, अभी फ़िलहाल 13,000 संख्या को कम कर देंगे 8600। कब करेंगे ये? 135 दिनों के अंदर अंदर। 14 महीनों में हम अपनी फोर्सेस को पूरी तरह से अफगानिस्तान से लेकर चले जाएंगे। बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती को इस्तेमाल नहीं होने देगा यूएसए और एलाई कंट्रीज़ के अगेंस्ट, अलकायदा और दूसरे आतंकी संगठनों के लिए। और इसके साथ साथ तालिबान जो है बातचीत स्टार्ट करेगा अफगान सरकार के साथ। प्रिजनर्स को रिहा करने का भी एक प्रोविज़न है, लेकिन जिसको लेके अभी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। तालिबान कहता है एग्रीमेंट में ये बात कही गई थी कि अफगान सरकार 5,000 तालिबान मिलिटेंट्स को छोड़ेगी, बदले में तालिबान जो है 1,000 अफगान सोल्जर्स को छोड़ेगा। लेकिन अफगान सरकार का कहना है हमने ऐसी कोई बात नहीं मानी है। तो ये सारी बातें हैं दोहा पैक्ट में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो यूएनएचआरसी का जो रेजोल्यूशन है, श्रीलंका में रिकॉन्सिलिएशन यानी विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच सुलह के प्रमोशन से संबंधित वो ऑफिशियल्स जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही करने से संबंधित और श्रीलंका में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने से संबंधित है। इस रेजोल्यूशन से विड्रॉ किया जाएगा श्रीलंका के द्वारा। यूएनएचआरसी के बारे में हम डिस्कस करें। ये देखो, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। काम ये है वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। कब इस्टेब्लिश किया गया था इस बॉडी को? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 2006 को। इससे पहले यूएन की बॉडी हुआ करती थी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। लेकिन इस बॉडी पर आरोप लगता था कि ऐसे देश भी मेंबर हैं इस बॉडी के जिनमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का जो रिकॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा खराब है। यानी उन देशों में ह्यूमन राइट्स का काफ़ी वायलेशन होता है, फिर भी वो मेंबर बन गए हैं यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के। तो इस बॉडी को ख़त्म करके नई बॉडी बनाई गई यूएनएचआरसी। हालांकि देखो, इस नई बॉडी पर भी आरोप लगता रहता है। वेनेजुला और पाकिस्तान जैसे देश भी मेंबर बन जाते हैं इस बॉडी के, जबकि इन देशों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा ख़राब है। 47 मेंबर्स होते हैं यूएनएचआरसी के, जिनको 3 साल के लिए चुना जाता है रीजनल ग्रुप के आधार पर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इस बॉडी के द्वारा देखो यूएन के मेंबर स्टेट्स में ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और ह्यूमन राइट्स की काफ़ी थीम्स को एड्रेस किया जाता है, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, वुमेन राइट्स, एलजीबीटी राइट्स, सबसे लास्ट में राइट्स ऑफ रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़। चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। यूएनएचआरसी से संबंधित 2 स्टेटमेंट्स हैं। इस बॉडी में 100 मेंबर्स होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है 3 साल के लिए डायरेक्ट एंड सीक्रेट बैलेट के थ्रू। दूसरी स्टेटमेंट, काउंसिल की मेंबरशिप जो है वो इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर है। बताइए दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? पहली स्टेटमेंट देखो गलत है, 100 मेंबर्स नहीं है, 47 मेंबर्स हैं। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने ये डिस्कस किया था कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर काउंसिल की मेंबरशिप तय होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। जो आर्टिकल है इंडियन ओशन कमीशन के बारे में है।
ये देखो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था 1982 में, और ये कमीशन इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में आया 1984 में। सेचेल्स में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, विक्टोरिया एग्रीमेंट। उसके बाद इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में आया इंडियन ओशन कमीशन। इसमें 5 देश हैं। ये देखो अफ्रीकन इंडियन ओशन नेशंस हैं, मतलब इंडियन ओशन के नेशंस हैं लेकिन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं। नाम इस प्रकार से हैं: कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन। ये देखो फ्रांस का एक ओवरसीज रीजन है। और सबसे लास्ट में सेचेल्स। अगर यूपीएससी पूछ लेती है क्या इंडिया मेंबर है इंडियन ओशन कमीशन का, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी कंटेक्स्ट ये है, इंडिया को एज ए ऑब्जर्वर कंट्री एक्सेप्ट कर दिया गया है इस कमीशन के द्वारा। ऑलरेडी जो ऑब्जर्वर कंट्रीज थे वो इस प्रकार से थे: चाइना, यूरोपियन यूनियन, माल्टा और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या आपने सुना है कभी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? OIF। देखो इस ऑर्गेनाइजेशन में वो देश शामिल हैं जिनमें अच्छी खासी लोगों के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। ऐसे देश मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रैंकोफोनी, मतलब वो देश जहां पर अच्छी खासी संख्या है फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वालों की। तो ये ऑब्जर्वर कंट्री थे। अब इंडिया को भी ऑब्जर्वर कंट्री एक्सेप्ट कर लिया गया है इस कमीशन के द्वारा। तो इससे साबित होता है वनीला आइलैंड्स के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत हो रही है। वनीला आइलैंड्स में ये सारे देश शामिल हैं: कोमोरस, मालदीव, मेडागास्कर, मायोट, मॉरिशस, रीयूनियन, सेचेल्स एंड श्रीलंका। ये वनीला आइलैंड्स का क्या कंसेप्ट है? देखो ये सारे वो देश हैं जहां पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो ये सारे जो टूरिस्ट कंट्रीज हैं इंडियन ओशन में, इन्होंने एक साथ मिलकर अलायंस बनाया था जिसको कहा जाता है वनीला आइलैंड अलायंस या फिर सिंपल वनीला अलायंस। समझ गए? ऑब्जेक्टिव देखो इस कमीशन के सिंपल हैं। ये सारी जो कमीशंस होती हैं इसी प्रकार की बातें बोलती हैं: पॉलिटिकल कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना। बस एक चीज़ ये याद रखना, इस कमीशन का जो सेक्रेटरीट है वो मॉरिशस में है और सेक्रेटरीट को हेड किया जाता है सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। मॉरिशस यहाँ पर है। बस ये चीज़ याद रखने वाली है। ये जो कमीशन है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया को ऑब्जर्वर एक्सेप्ट किया गया है। इसके बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अगला आर्टिकल सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? आपको याद होगा हाल ही में सार्क के मेंबर कंट्रीज के लीडर्स ने आपस में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। तो अब सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने कोविड-19 महामारी के बारे में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए स्पेशली एक वेबसाइट लॉन्च की है। तो इस सेंटर के बारे में हम जान लेते हैं। इसको सेटअप किया गया था 2017 में, ऑलमोस्ट 3 साल पहले। देखो गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कैंपस है वहां पर यह सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है। जैसा आपको पता है सार्क में 8 मेंबर कंट्रीज हैं। तो इस इंस्टीट्यूट में भी 8 मेंबर कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है और 8 मेंबर कंट्रीज को ये सेंटर सर्व करता है। मकसद क्या है? मकसद तो सिंपल है। ये 8 मेंबर कंट्रीज अपनी इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टीज शेयर करेंगे आपस में ताकि इस रीजन में जो डिजास्टर्स आते हैं उनसे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली निपटा जा सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के बारे में है। ये भी देखो पीआईबी का आर्टिकल है। इस फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, मार्च 2000 में दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद इस फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 2000 में। ये देखो एक ऑटोनोमस बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया और यूएसए दोनों देशों की सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है। और ये जो फोरम है ये इंटरेक्शन करती है सरकार के साथ, मतलब इंडिया की सरकार के साथ और यूएसए की सरकार के साथ, दोनों देशों में एकेडमिया के साथ, दोनों देशों की इंडस्ट्रीज के साथ, और इंटरेक्शन करके दोनों देशों में साइंस
टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनोवेशन, इन सब को प्रमोट किया जाता है। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूँ, ये फोरम जो है, ये देखो दोनों देशों में एकेडमिया, इंडस्ट्री, सरकार इनके साथ इंटरेक्शन करती है ताकि दोनों देशों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनोवेशन इन सब को प्रमोट किया जा सके। विजन यही है, इंडिया और यूएसए के बीच कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करके एक्सीलेंस को इंश्योर करना साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन सब एरियाज में। ये पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करती है इंडिया और यूएसए के इंडिविजुअल साइंटिस्ट, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे देश में नोडल डिपार्टमेंट है इस प्रोग्राम के लिए, और यूएसए में यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो नोडल डिपार्टमेंट है इस प्रोग्राम के लिए। अगर यूपीएससी पूछ लेती है इस फोरम के लिए हमारे देश में नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखो नाम में ही साइंस है तो आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इवन याद भी रखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। हमारी डिस्कशन का आज लास्ट जो आर्टिकल है वो LMG यानी लाइट मशीन गन्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है LMG को प्रोक्योर करने के लिए। देखो LMG का इस्तेमाल किया जाता है सिंगल सोल्जर के द्वारा असिस्टेंट की सहायता से या फिर असिस्टेंट के बिना भी इन्फेंट्री सपोर्ट वेपन के तौर पर। समझ गए? मतलब इन्फेंट्री को सपोर्ट करने के लिए LMG का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल जो इंडिविजुअल सोल्जर होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी बार असिस्टेंट भी होता है साथ में। इसे स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन भी कहा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग देशों की LMGs के। वैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम ही है। यूपीएससी LMG के बारे में क्वेश्चन पूछेगी और वो भी किसी दूसरे देश की, ऐसी संभावना देखो बहुत कम है। देखो आगे आगे 2 हफ्ते के लिए पार्शियल लॉकडाउन हो रहा है हमारे देश में, तो एक्टिविटीज़ कम होगी, सरकारी एक्टिविटीज़ भी कम होंगी और दूसरी एक्टिविटीज़ भी कम होंगी। तो इसलिए करंट अफेयर भी थोड़े कम आएंगे। खैर कितने भी आएँ हमें तो वो कवर करने ही हैं। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए और किसी को नुकसान ना पहुंचे इस कोविड-19 की वजह से। जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाए। अगला आर्टिकल G20 के बारे में है। जैसे देखो सार्क के मेंबर कंट्रीज ने मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसी प्रकार से G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने भी आपस में मुलाकात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो आप कह सकते हो G20 का वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इस दौरान G20 के मेंबर कंट्रीज ने डिस्कस किया कैसे इस कोविड-19 की महामारी से निपटा जा सकता है, क्या कोऑपरेशन विभिन्न देशों के बीच आज के समय में होना चाहिए इस महामारी से मिलकर निपटने के लिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया था सऊदी अरेबिया के किंग सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज अल सऊद के द्वारा, क्योंकि अभी जो चेयरमैनशिप है G20 की वो देखो सऊदी अरेबिया के पास है। क्या कुछ डिसाइड हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? देखो G20 के मेंबर कंट्रीज ने वॉलंटरी ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन इंजेक्ट करने की बात कही है ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा WHO ने देखो एक फंड इस्टेब्लिश किया है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए, जिसका नाम है सॉलिडेरिटी फंड, एकजुटता फंड। अगर यूपीएससी पूछ ले कि ये फंड किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और किस लिए, WHO के लिए इस्टेब्लिश किया गया है सॉलिडेरिटी फंड कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए। तो G20 के मेंबर कंट्रीज ने कहा हम भी इस फंड में कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। लीडर्स ने इस बात पर भी एग्री किया कि नवंबर 2020 में G20 का जो समिट शेड्यूल्ड है उससे पहले भी इंटरेक्शन G20 के मेंबर कंट्रीज आपस में करेंगे कोविड-19 या फिर दूसरे इश्यूज पर चर्चा करने के लिए। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इस ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो इनफॉर्मल ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप नहीं है, कोई हेडक्वार्टर या फिर सेक्रेटरीट नहीं है। इस ग्रुप का चेयरमैनशिप जो है वो रोटेट होती रहती है विभिन्न देशों के बीच। 19 देश मेंबर हैं और एक यूरोपियन यूनियन मेंबर है।
वैसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं समय समय पर G20 के समिट में। कब इस्टेब्लिश किया गया था इस संस्था को? 1999 में। एम क्या है? एम देखो ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना, इन्हेंस करना, पॉलिसी डिसीजंस को रिव्यू करके। शुरुआत में तो ये एम सोचा गया था, लेकिन अब तो G20 जो है काफ़ी सारे इश्यूज पर चर्चा करता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ग्लोबल हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज या फिर दूसरे डेवलपमेंट चैलेंजेस पर चर्चा की जाती है G20 के द्वारा। जैसा हमने डिस्कस किया, कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या फिर हेडक्वार्टर G20 का नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रम्प्स विजिट इंडिया। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, पता ही होगा आपको। ये फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट है टू कम टू इंडिया ऑन अ स्टैंड अलोन विजिट, जो कि 70 सालों में पहली मर्तबा देखने को मिले। 7 डिकेड्स यानी 1 डिकेड होता है 10 साल का, 7 डिकेड्स यानी 70 साल में। 70 सालों में पहली मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे ऑन अ स्टैंड अलोन विजिट। इनके साथ साथ इनकी डॉटर, इनके वाइफ और साथ ही बहुत सारे ऑफिशियल बंदे आए थे इंडिया में। ये पहली मर्तबा हुआ था। सी नमस्ते ट्रंप जो इवेंट हुआ था, ये इसलिए हुआ क्योंकि हॉडी मोडी इवेंट के साइडलाइंस में ये डिस्कस किया गया था कि जिस तरह से मोदी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रेस्पेक्ट दी गई है हॉस्टल में, हॉडी मोडी इवेंट में, तभी ये डिसाइड किया गया था कि हम भी है ना डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरह से रेस्पेक्ट देंगे इंडिया बुलाकर। और यही इसका ही आउटकम था कि नमस्ते ट्रंप इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में। और यहीं पे इंडिया यूएस को अपग्रेड भी हो गए थे रिलेशंस। जैसा कि मैं बताऊं, अगर कोई प्रेसिडेंट इंडिया आता है या कोई प्राइम मिनिस्टर कोई सी भी कंट्री का आता है इंडिया में, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ अग्रीमेंट साइन होंगे इनके बीच में, या हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ अग्रीमेंट साइन करके आ रहे हैं। तो ये इंडिया यूएस के अपग्रेड हो रही थी रिलेशनशिप, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्फीयर में, डायमेंशन में। जैसा कि हमें क्या मिलता है ये विजिट से? देखिए आप, डिफेंस कोऑपरेशन में बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए थे ये इवेंट के बाद में, जैसा कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें डॉलर 2.6 बिलियन वर्थ ऑफ 24 सी हॉक, जो कि एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर से, जो कि हम खरीदेंगे इंडियन नेवी के लिए यूएसए से। इसके अलावा डॉलर 800 मिलियन की डील की गई है, जो कि 66 अपाची हेलीकॉप्टर्स खरीदेंगे हम यूएसए से। और साथ ही साथ एक काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप सेटअप करने की भी बात की गई है। नारकोटिक्स जो कि ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करता है, ये दोनों के बीच में एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनके उभर कर आएंगी, और जो कि री एनर्जाइज करेंगी होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को यूएसए और इंडिया के बीच में। और इसके अलावा 2 MOUs साइन हुए हैं मेंटल हेल्थ में, जो कि एक्सेस की कराएगी हाई क्वालिटी सेफ एंड अफोर्डेबल मेडिकल प्रोडक्ट्स। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अब मैं कहने जा रहा हूं आपको। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल लीडरशिप, यूएसए ने यह बताया कि इंडिया की बिड जो है सपोर्ट करेगा कहां पे? यूएनएससी में। यूएनएससी क्या है? सी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक है यूएनएससी। इंडिया, पता है आपको, इंडिया बार बार ट्राई कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बन जाए। परमानेंट मेंबर देखिए अभी 5 कंट्री से, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर्स है, जिसमें से और एक बनना चाह रहा है कि इंडिया। सी जापान भी यही चाह रहा है, जर्मनी भी यही चाह रहा है। लेकिन जब यूएसए के प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे, इंडिया में ये बताए कि मैं ना सपोर्ट करूंगा आपकी जो बिड है P5 कंट्रीज के अलावा यूएनएससी में ज्वाइन करने की। ओके, ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग इवेंट था हमारे लिए कि हमें परमानेंट मेंबरशिप जब मिल जाएंगी यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में, हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा ग्लोबल लीडरशिप में। ये इंडिया का कदम बढ़ रहा है ग्लोबल लीडरशिप के लिए। देखेंगे होता क्या है। इसी के अलावा इंडिया एंट्री जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। सी इंडिया है ना, एक तो बार बार ट्राई कर रहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बन जाए और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाए।
लेकिन चाइना बार बार इंटरफियर कर रहा था, और चाइना है ना ये इंडिया की बिड है ना कैंसिल कर रहा था। दोनों में ये होता है, अगर पूरे मेंबर्स इत्तेफाक से, मतलब पूरे मेंबर्स है ना अग्री हो जाना, एक मेंबर भी अग्री नहीं हुआ तो इंडिया की एंट्री नहीं होगी ये ग्रुप्स में। लेट इट बी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। चाइना बार बार रोक दे रहा था इंडिया को, लेकिन देखते हैं अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं इंडिया की मेंबरशिप के लिए यूएनएससी में और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में, जैसा कि उन्होंने ये पार्टनरशिप के लिए बताया कि रीअफर्म करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। देखेंगे क्या होता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, बोथ कंट्रीज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू डॉट नेटवर्क। सी ब्लू डॉट नेटवर्क ये क्या है देखिए। ब्लू डॉट नेटवर्क एक इनिशिएटिव लिया गया था यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने, तीनों कंट्रीज ने ये इनिशिएटिव लिया के ऑन द साइडलाइंस ऑफ 35th एशियन समिट में ये इनिशिएटिव लेते हैं। ये क्यों होता है, ये है क्या ब्लू डॉट नेटवर्क। देखिए चाइना, पता है आपको चाइना किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है दूसरे कंट्रीज में आके। सी अगर इंडिया की कंटेक्स्ट की बात करूं तो एक ही एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूंगा मैं। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बन रहा है। ये पूरे फंड है ना चाइना करता है, हम्बनटोटा पोर्ट बना देता है, और इसके कारण श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस जाता है कि अब ये बहुत सारे पैसे चुकाना है। जब ये पोर्ट बन रहा था, श्रीलंका ने कुछ इस तरह से प्रिडिक्ट किया कि इसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा और श्रीलंका की इकोनॉमी री एनर्जाइज हो जाएगी। लेकिन ये सब है ना गलत साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई शिप रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। इस तरह से जितना भी इन्वेस्ट किया है चाइना, अब ये सब श्रीलंका को लौटाना पड़ेगा। दैट इज द रीजन वाई चाइना ने श्रीलंका ने ये प्लेस को है ना चाइना को लीज पर दे दिया है कि कर्जा जल्द से जल्द फिट जाए। तकरीबन 99 ईयर्स का लीज है ये, या 100 ईयर्स का लीज है। एनीवेज द पॉइंट इज, चाइना क्या कर रहा है, चाइना वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, छोटे छोटे कंट्रीज को टारगेट बना रहा है, और अपना प्रोजेक्ट की आड़ में ये अपना है ना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज को डेट ट्रैप में फंसा दे रहा है। उसको काउंटर करते हुए यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने ये डिसाइड किया कि हम एक ब्लू डॉट नेटवर्क बनाएं। ब्लू डॉट नेटवर्क का बेसिकली मिशन ये होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट्स इवेलुएट करेगा। ये कौन से भी प्रोजेक्ट्स होंगे, अगर चाइना भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा तो ये है ना इवेलुएट करेगा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के स्फीयर में, कि देखेंगे ये प्रोजेक्ट बनने के बाद ट्रांसपेरेंसी फंडिंग में किस तरह से होती है, ड्रेड ट्रैप्स होते हैं या नहीं होते, बेसिक एनवायरमेंट नॉर्म्स जो हैं वो वायलेट होते हैं या नहीं होते, या कोई कंट्री अगर चाइना को अलाउ कर रही है कि प्रोजेक्ट बनाना हमारे कंट्री के बाउंड्रीज में, तो उसको फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, या डेड ट्रैप में फंस जाएगा। ये सब देखने के लिए ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया गया था। सी इंडिया के टर्म्स में अगर बात करूं तो इंडिया के टर्म्स में ब्लू डॉट नेटवर्क में मेंबरशिप इंडिया की बहुत कमाल करेगी। जैसा कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव को इंडिया ने ना कहा है। ये पता है आपको कि चाइना का प्रोजेक्ट है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव में कि सिल्क रोड जो थी पहले उसको रिवाइव कर सके, और इंडिया ने कहा ये नहीं, क्योंकि ये इंडिया के बॉर्डर्स में उससे होते हुए जा रहा है, तो हमें कभी भी किसी फॉरेन कंट्रीज पे भरोसा नहीं था, अभी भी हम भरोसा नहीं करेंगे चाइना पे, इसलिए इन्होंने ना कहा है। तो इंडिया जैसा ना कहा है बीआरआई को, इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा ये अनिवार्य हो गया कि बीडीएन का पार्ट बने, क्योंकि बीडीएन में देखिए पावरफुल कंट्रीज है, लेट इट बी यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये पूरे पावरफुल कंट्रीज है। अगर ये इंडिया इसका मेंबर बन जाता है तो इंडिया को फ्यूचर में बहुत सारा फायदा पहुंचता है इससे। ओके, डिफरेंस क्या है अगर बीआरआई से, बेल्ट रोड इनिशिएटिव से, अगर मैं बीडीएन ब्लू डॉट नेटवर्क को कंपेयर करूंगा तो दोनों में डिफरेंस क्या है। बीआरआई इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, लेकिन जो ब्लू डॉट है ये डजंट, ये है ना डायरेक्ट मनी सप्लाई के बारे में बात नहीं कर रही है, as it relies on private investment based on infrastructure standards। ये पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स की जानकारी देता है, फिर बाद में अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है तो वेलकम करेगा। डायरेक्टली पहले मनी डाल देना फिर बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ऐसा नहीं है। ब्लू डॉट will require coordination among multiple stakeholder when it comes to ग्रेडिंग प्रोजेक्ट्स। देखते हैं होता क्या है, कितने स्टेक होल्डर्स आते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक बहुत सारे लोग आएंगे, क्योंकि चाइना का डर है ना सबको ही लगा हुआ है। चाइना जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहा है,
ये सेंट्रल एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में, इससे पूरे जितने भी छोटे कंट्रीज हैं उनको डर है कि चाइना है ना कब्जा ना कर जाए, ये अपनी कॉलोनीज ना बना दे। ये यूके की जो कॉलोनीज थी वो जो प्रोजेक्ट था अर्लियर डेज में उसको रिवाइव ना कर दे। पहले हम यूके की कॉलोनीज थी, पूरा वर्ल्ड यूके की कॉलोनी था, फिर से चाइना कॉलोनी ना बना दे, ये सबको डर है। देखते हैं होता क्या है अब इसके बाद में। डोनाल्ड ट्रंप की विजिट कितना इंडिया के लिए फायदेमंद साबित होती है, आने वाले समय ही बताएगा वो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है यूएस तालिबान अग्रीमेंट। सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साइन किया है एक अग्रीमेंट ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान विद द तालिबान इन खतर दोहा। पहली चीज ये जाने, यूएस तालिबान अग्रीमेंट जो है दोहा खतर में साइन हुई थी। ये किसके बीच में है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तालिबान के बीच में जो अफगानिस्तान में है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में ना पीस लेकर आना है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप, अभी वहां पे पता होगा आपको, कभी भी इलेक्शंस हो सकते हैं यूएसए में। अब कुछ ना कुछ तो एजेंडा चाहिए कि लोगों को बताया जा सके और अट्रैक्ट कर सके पब्लिक को कि हमने है ना ये सारी चीजें की है आपके लिए। तो ये अग्रीमेंट से अमेरिका की जो सिटीजन है उन लोगों के लिए क्या फायदा है? ठीक है, इसके लिए देखिए आप थोड़ा बैकग्राउंड में जाइए। तालिबान कहाँ पे है? तालिबान अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पीस है ना वायलेट होते रहती है हमेशा तालिबान की वजह से, जिसके कारण यूएसए ने अपनी आर्मी है ना डिप्लॉय की है, अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया है कि ये शांति वाला माहौल है ना इसमें जमा कर रखें अफगानिस्तान में। तो दैट इज द रीजन वाई अब यूएसए से डिमांड ये चल रही थी सिटीजन्स की कि हमारे जितने भी सोल्जर्स है, हमने तो अमेरिका के बाउंड्रीज के लिए हमारे या हमारे फादर है, हमारे हस्बैंड है, उनको दिया था, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उनकी टेरिटरी, उनकी मदरलैंड से उनको दूर कर रहे हो और अफगानिस्तान में जाके है ना उनको डिप्लॉय कर रहे हो। पहले तो खतरा है कि तालिबान से खतरा है यूएसए वालों, यूएसए की मिलिट्री को। सेकंड के ये फैमिली से बहुत दूर होके होके रह रहे हैं वहां पर। तो ये इससे पब्लिक जो है, जो सिटीजन्स है यूएसए के, बहुत नाखुश थे उसको सेटिस्फाई करने के लिए और उसको एक वेपन बनाने के लिए जो कि इलेक्शंस में काम आएगा डोनाल्ड ट्रंप को। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, पीस ट्रीटी साइन की है। किसके साथ? तालिबान के साथ। यहां देखिए आप, द पीस डील बिटवीन तालिबान एंड द यूएसए comes after a long and risky negotiation and includes several difficult proposals that will unfold in phases। ठीक है, ये रिस्की इसलिए है क्योंकि ये डील जब साइन हो रही थी, ये जब डील साइन होने की बात चल रही थी, तब भी तालिबान ने अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में बॉम्ब है ना धमाके कराए, बॉम्ब धमाके करवाए। लेकिन इसका रिजल्ट्स आते नहीं आते हैं, देखते हैं। लेकिन इंडिया के लिए तो ये सरासर फायदा नहीं पहुंचाएगी। कैसा नहीं पहुंचाएंगे हम आगे देखेंगे। उससे पहले ये देखना, ड्यूरिंग दिस टाइम द तालिबान हैड ओपन अप फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया एंड ईरान। हाउएवर इंडिया डिड नॉट कंडक्ट एनी नेगोशिएशन विद द ग्रुप। इससे पहले जब ये चाह रहे थे कि पीस अग्रीमेंट साइन हो तालिबान के साथ, इन्होंने कांटेक्ट किया चाइना से, रशिया से, ईरान से कि हम किस तरह से ये फॉरवर्ड करेंगे। तब इंडिया ने है ना कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये निगोशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया स्टैंड क्या है तालिबान को लेके, क्यों इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम डिसाइडेड टू इंगेज विद द तालिबान। इंडिया ने पहले डिसाइड किया था कि तालिबान से ना इंगेज कर सके, तालिबान से ना पीस के लिए बात करें, लेकिन हुआ नहीं वो। When Taliban was in power in 1996 and 2001, India did not recognize diplomatically and officially। इंडिया ये सोच रहा था कि तालिबान से हम है ना निगोशिएट क्यों करना? तालिबान ना तो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो कुछ और है, ये तालिबान से हम निगोशिएशन क्यों करें? लेकिन पहली मर्तबा डिसाइड किया था कि एक बात तो करके देखेंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई। कब नहीं हुई? सक्सेसफुल हुई भी या नहीं भी हुई, किससे अंदाजा लगता है? देखिए भाई, जब इंडिया का पहली मर्तबा जब निगोशिएशन चल रहे थे तालिबान के, वो पिक्चर में जब आती है जब IC-814 हाईजैक होता है 1999 में। आपको पता ही होगा, एक एरोप्लेन जो कि काठमांडू से स्टार्ट हुआ था दिल्ली के लिए, वो हाईजैक कर दिया गया था कोई आतंकवादियों ने। ये आतंकवादी तालिबान के नहीं थे, ये पाकिस्तान के थे। लेकिन जब पिक्चर में तालिबान तब आता है जब इंडिया फर्स्ट टाइम, जब अभी बताया मैंने, इंडिया है ना फर्स्ट टाइम इंगेज करता है तालिबान को मीडिएशन के लिए। एक्चुअली ये हुआ ये था कि ये फ्लाइट
जाके है ना रुकी थी तालिबान में, मतलब अफगानिस्तान में, वहां पे शरण लिए थे ये फ्लाइट हाईजैक करके ये लोग आतंकवादी। हुआ ये था जब इंडिया 10 घंटे के लिए ये फ्लाइट को वहीं पे होल्ड करने लगाया कि इन लोगों के डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे, जैसा कि इन लोगों ने तालिबान, आई एम नॉट नॉट तालिबान, जो आतंकवादियां जो हाईजैक किए थे फ्लाइट, ये लोग की डिमांड थी कि 3 आतंकवादियों को छोड़े इंडिया से, जो इंडिया की जेल में थे, जैसा कि मसूद अजहर भी एक आतंकवादी होते हैं इनमें से, कि उन लोगों को छोड़े और लाकर दें। कहां पर लाकर दें? अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पे, अफगानिस्तान के एरिया में। जब तालिबान एक मीडिएटर बने हुआ था कि इंडिया को है ना वो आतंकवादियों से बात कराए और उन लोगों को है ना थोड़ी देर 10 घंटे के लिए वहां पे होल्ड करे। ये पहली मर्तबा निगोशिएशन हुई थी। उसके बाद में कभी इंडिया ने अप्रोच नहीं किया, क्योंकि ये ऑफिशियल बंदे नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज नहीं है, एक्सेट्रा। लेकिन अगर देखें, अगर ये डील है ना सक्सेसफुल होती है और तालिबान कल के दिन अफगानिस्तान को ओवरकम कर लेता है, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, अफगानिस्तान की मिलिट्री को ओवरकम करता है, तो इंडिया के लिए थोड़ा तो नुकसान होगा। किस तरह से? देखिए, इंडिया के जो बॉर्डर है अफगानिस्तान पे लगते हैं, आप देखें जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है अफगानिस्तान के एक बॉर्डर से टच होता है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि ये लोग है ना इन्फिल्ट्रेट कर सके, ये इंडिया में घुसने की कोशिश करें या ज्यादा से ज्यादा टेररिज्म को सपोर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये है ना पाकिस्तान के भी बहुत ज्यादा करीब है। अगर पाकिस्तान के टेररिस्ट और ये अफगानिस्तान के टेररिस्ट दोनों एकजुट हो जाएं इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया के लिए ये नुकसानदार है। इंडिया को शायद यहाँ पे डील में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन इंडिया है ना वेट कर रहा है सही अपॉर्चुनिटी के लिए। देखते हैं ये कितनी सक्सेसफुल होती है, बाद में हम है ना जाएंगे, जाके है ना बात करेंगे, शायद बाद में होते होंगे पीस डील्स उन दोनों के बीच में साइन। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है सार्क के रिवाइवल पे। देखिए, सार्क 8 कंट्रीज है, इसमें पता ही होगा आपको, जैसा कि मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, एक्सेट्रा। श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि रनिल विक्रम सिंह है, ये बताए कि अब है ना रिवाइव करने का टाइम आ गया सार्क। सार्क को है ना रिवाइव करना है होगा, क्योंकि बेटर रीजनल इंटीग्रेशन के लिए, रीजनल अगर ये 8 मेंबर जो भी हैं सार्क के, अगर उन लोगों में इंटीग्रेशन चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए ये रीजन्स में, तो सार्क को रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रनिल विक्रम सिंह जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं श्रीलंका के, उन्होंने कहा। बैकग्राउंड क्या है ये देखें आप। बैकग्राउंड सिनेरियो में ये आता है, लास्ट सार्क समिट हुई थी 2014 में। उसके बाद में सार्क समिट जो कि 2016 में होने वाली थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्योंकि पाकिस्तान की वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने पठानकोट में और उरी में टेररिस्ट अटैक्स करवाए थे। इंडिया ने यह कहा कि अगर ये बंदा पाकिस्तान एक रीजनल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द रीजन की बात कर रहा है सार्क ग्रुप में होकर, लेकिन फिर भी टेररिस्ट अटैक करवाता है, तो उससे बात करके फायदा क्या है? इंडिया ने कहा नहीं, अभी है ना सार्क समिट्स नहीं होंगे। दैट इज द रीजन वाई दूसरे कंट्रीज में भी है ना बैक ऑफ कर लिया था इससे, कि अब ठीक है सार्क नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार कंट्री है। अगर ये टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के जरिए, तो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? पाकिस्तान होगा। और ये ग्रुप में होते पर ये इस तरह से एक्टिविटीज को अंजाम देते हुए देख भी नहीं सकना कोई कंट्री, ये 8 मेंबर्स में से। और ये है ना अगर हो रहा है तो उसको रुकाना, ये सार्क का मकसद, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के मकसद हो सकते हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स हो सकते हैं कि अपने फेलो मेंबर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकें टेररिस्ट से। अबाउट साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क है क्या? सार्क देखिए इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर साइनिंग सार्क चार्टर इन ढाका। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। इन 1985 में ये सार्क चार्टर को साइन किया था, और इसके सेक्रेटेरिएट से काठमांडू में, नेपाल में। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ साउथ एशिया, पीपुल के वेलफेयर के लिए काम करें और इंप्रूव कर सकें क्वालिटी ऑफ लाइफ, और बढ़ा सकें, एक्सेलरेट यानी बढ़ा सकना इकोनॉमिक ग्रोथ। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात की गई थी ऑब्जेक्टिव्स में, और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बेनिफिट्स की बात की गई थी। लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट आ रहा कहां पे? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कहां पे हो रही है? जब आप लोग अटैक करने लगेंगे इंडिया के ऊपर, पठानकोट में, उरी जैसे। और जो कि मेंबर्स है, आपको बता रहा था कि मेंबर्स हैं इसके, देखिए मालदीव है, बांग्लादेश है, भूटान है, और श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है,
इंडिया है, नेपाल है, और ये मेंबर्स को याद करने की ट्रिक है हमारे पास MBBS PAIN, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। ये आर्टिकल में इतना ही है बस। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस के बारे में। रिसेंटली इंडिया और म्यांमार ने बहुत सारे अग्रीमेंट्स को साइन किए हैं विद अ फोकस क्या था? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, आप कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ ले, उसको एक एंगल से देखना, एक डायमेंशन से देखना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या फायदेमंद है। अब हम इंडिया और म्यांमार के बारे में देखेंगे। इंडिया और म्यांमार ने बहुत सारे अग्रीमेंट साइन किए थे और इसमें भी फोकस था सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो कि डेवलपमेंट ऑफ म्यांमार हो। ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार टू इंडिया, जब प्रेसिडेंट आए थे म्यांमार में, ये बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए गए थे। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आना है म्यांमार में। वाई म्यांमार शुड मैटर टू इंडिया? क्या वाकई म्यांमार जैसी कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? अगर हमारे लिए यूएसए इंपॉर्टेंट है तो कुछ पॉइंट बनता है, ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है तो कुछ पॉइंट बनता है, चाइना इंपॉर्टेंट है तो कुछ पॉइंट बनता है। क्या म्यांमार भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, जो ये देखिए आप, ये है म्यांमार, यहाँ पे दिख रहा है आपको। कहाँ पे है? ये पड़ोसी देश है हमारा, नेबरिंग स्टेट है, जिसके बॉर्डर से ना, देखना आप, 4 नॉर्थर्न स्टेट से टकराते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हमारे पड़ोसी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके, क्योंकि इनसे हमारे बॉर्डर्स शेयर होते हैं। अगर हमारे बॉर्डर्स अगर स्ट्रांग है तो हमारे पास टेररिस्ट जैसी जो क्राइसिस है वो नहीं होती। इसलिए हमारे लिए पड़ोसी इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत सारे रीजन से, ट्रेड में, कम्युनिकेशन में, बहुत सारे रीजन से हमारे लिए पड़ोसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू इंडिया। इंडिया शेयर्स अ लॉन्ग लैंड बॉर्डर ऑफ ओवर 1600 किलोमीटर्स विद म्यांमार, एज वेल एज अ मैरीटाइम बाउंड्री। मैरीटाइम बाउंड्री मतलब जो पानी में आती है, ये है मैरीटाइम बाउंड्री, वो भी शेयर करता है इंडिया बे ऑफ बंगाल में। ओके, नाउ सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इट इज द ओनली एशियन कंट्री। एशियन कंट्री आपको पता ही होगा, एशियन मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशिया मतलब इंडिया के जो नीचे वाली कंट्री से, ये वाले कंट्रीज ये होते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, ये आते हैं, जैसा कि फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, ब्रुनई हो गया, लाओस, कंबोडिया, ये सारे कंट्रीज आते हैं। इनमें से ये 10 एशियन कंट्रीज में से एक कंट्री जो इंडिया की एडजॉइनिंग साइड पे है, वो है म्यांमार। इसलिए म्यांमार भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे पॉलिसीज के बारे में बात किया है। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट कहाँ से आएगा? ये एशियन कंट्रीज से आएगा। इसलिए म्यांमार हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बनता है, एंड देयरफॉर सीन एज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। और इसी वजह से ये एक गेटवे जैसा एक्ट करेगा, इसमें इंडिया के बीच में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जिसका नाम अभी लिया मैंने, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये इन दोनों के बीच में अगर गेटवे है तो म्यांमार प्रोवाइड कराएगा। और ये एक की कंपोनेंट भी है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कोऑपरेशन के लिए। ओके, मोरओवर म्यांमार इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के लिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव क्या है? बिम्स्टेक, बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एज वेल एज इसके साथ साथ मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। अभी बता रहा था मैं। तो म्यांमार देखिए, ये मेंबर है, किसका मेंबर है? बिम्स्टेक का भी मेंबर है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन के भी मेंबर है। ओके, नाउ इंडियन म्यांमार रिलेशंस विद वेरियस एस्पेक्ट्स, वेरियस डायमेंशंस में इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस कैसे हैं और कैसे हो सकते हैं, वो देखेंगे हम। 4 मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए हैं इंडिया और म्यांमार ने, जैसा कि कालाधन मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जो कि इंडिया और म्यांमार से एक है ना ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर जैसा एक्ट करेगा। और इंडिया ने 69 ब्रिजेस को रिपेयर करवाए तमू कलेवा रोड पर, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 120 किलोमीटर कलेवा यारगी कॉरिडोर, बोथ ऑफ विच आर पार्ट ऑफ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया को म्यांमार से, म्यांमार को थाईलैंड से। ट्राइलेटरल हाईवे कह रहे हैं हम इसको। और री तिडिम रोड,
जो कि चीन स्टेट बॉर्डरिंग मिजोरम में आएगी। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी इंडिया म्यांमार की रिलेशंस की बात करें तो पहले 4 चीजों की बात करना, बाद में आगे आगे बढ़ते रहना। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे आगे डिफेंस कोऑपरेशन में। डिफेंस कोऑपरेशन में इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस कैसे हैं। जुलाई 2019 में इंडिया म्यांमार ने एक लैंडमार्क डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। पोस्ट 2018 में ये हुआ था। 2018 के बाद में यानी इंडिया और म्यांमार आर्म फोर्सेस जो कि जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे थे। कोड नेम था इसका ऑपरेशन सनशाइन, टू फाइट विद मिलिटेंट्स अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ म्यांमार्स रखीन स्टेट। ये बहुत ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई कंट्री किसी भी एक्सरसाइज में, लेट इट बी मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज या नेवल एक्सरसाइज, अगर ये कंट्रीज आ रहे हैं तो मतलब इन लोगों के रिलेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। इसलिए ये लोग है ना आइडियाज शेयर कर रहे हैं। एक्सरसाइज में क्या होते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है ये एक्सरसाइज को लेकर, नेवल नेवी को लेकर आपकी एक्सरसाइज क्या है और आपकी एक्सरसाइज क्या है। ये दोनों है ना आइडियाज शेयर करते हैं कि किस तरह से हमें टेररिस्ट से फाइट करना है, दोनों मिलकर अगर वक्त आया तो ये है ना एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये एक्सरसाइज का नाम था ऑपरेशन सनशाइन। क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं आपको कि ऑपरेशन सनशाइन किन कंट्रीज के बीच में होती है। इंडिया और म्यांमार के बीच में होती है ऑपरेशन सनशाइन। इसके अलावा हिस्टोरिकल बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज भी कंडक्ट की थी। ये ऑपरेशन सनशाइन मिलिट्री एक्सरसाइज थी यानी आर्म फोर्स एक्सरसाइज थी। वेराज ये जो है नेवल एक्सरसाइज है, इमनेक्स इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज, जो कि बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई थी। इंडिया ऑल्सो इन्वाइटेड द म्यांमार आर्मी टू पार्टिसिपेट इन इंडिया लेड मल्टीलैटरल मिलन नेवल एक्सरसाइज दैट अकर्स बाइएनियली, मतलब 2 मरतबा साल में जो एक्सरसाइज होती है वहां पे इनवाइट किया गया म्यांमार को इंडिया ने कि मिलन नेवल एक्सरसाइज में आप भी पार्टिसिपेट करना, जो कि अंडमान एंड निकोबार में होती है यूजुअली। इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स मिलिट्री ट्रेनिंग एंड कंडक्ट्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। देखिए इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया है ना कोई दुश्मन की कोई नेबर की मिलिट्री को तैयार कर रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड मिलिट्री ट्रेनिंग, कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद द म्यांमार आर्मी सच एज इंडिया म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया म्यांमार बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। कल्चरल कोऑपरेशन में क्या क्या चीजें हैं इंडिया में और म्यांमार के बीच में। बिल्डिंग ऑन द शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज, इंडिया इज अंडरटेकिंग सम की इनिशिएटिव्स लाइक रिस्टोरेशन ऑफ आनंदा टेम्पल इन बंगाल। ठीक है, आनंदा टेम्पल, इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये जो आनंदा टेम्पल है इन बंगाल उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। और इंडिया ये भी बोला है कि इंडिया डोनेट करेगा 16 फुट रेप्लिका ऑफ द सारनाथ बुद्धा स्टैच्यू। पता ही होगा आपको म्यांमार जो कि बहुत सारे बुद्धिस्ट होते हैं वहां पे, बुद्धिज्म जो कि इंडिया में बर्थ लिया था नेपाल के बॉर्डर्स में। ठीक है, इंडिया में बर्थ लिया, लेकिन है ना इंडिया के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज में बुद्धिज्म फैला गया है। जैसा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बुद्धिज्म बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। इनफैक्ट म्यांमार एक ये है। तो इंडिया ने ये कहा हमें ना 16 फुट रेप्लिका मतलब कॉपी सारनाथ बुद्धा स्टैच्यू जो है उसकी कॉपी है ना डोनेट करेगा म्यांमार को, which has been installed at the premises of Shwedagon Pagoda in Yangon। ये कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? एक देखिए जो रिस्टोरेशन ऑफ आनंदा टेम्पल है बागन, ये शहर है, ये सिटी है म्यांमार की। सिमिलरली यानगोन भी म्यांमार की सिटी है। ये दो चीजें कल्चरल डिप्लोमेटिक्स के को बढ़ाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इंडिया ने कॉपरेट किया है कल्चरल स्फीयर में, कल्चरल डायमेंशन में। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है BBIN अग्रीमेंट। जैसा कि एक्रोनिम बता रहा है BBIN, अगर कैपिटल लेटर्स में कुछ लिखा हुआ है तो समझना कि कोई ना कोई एक्रोनिम है। इसका एक्रोनिम क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये होता है BBIN स्टैंड्स फॉर। ये क्या है? देखिए ये एक अलग से अग्रीमेंट किया गया था जो कि मोटर व्हीकल अग्रीमेंट में हुआ था। ये था मीटिंग हेल्ड हुई थी जो कि डिस्कस करेगी पैसेंजर्स एंड कार्गो प्रोटोकॉल्स। पैसेंजर्स जो आते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, यहाँ 4 कंट्रीज की बात की गई थी, इंडिया भी एक मेंबर है इसका, कि इसमें जो पैसेंजर्स आते हैं और कार्गो जो आता है
उनके प्रोटोकॉल्स क्या चाहिए, गिव द दैट आर टू गिव इफेक्ट टू द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट होगा पहले, रेगुलेशन ऑफ पैसेंजर होगा, पर्सनल एंड कार्गो व्हीकल ट्रैफिक बिटवीन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, ये सब चेक किया जाएगा और ये सबके प्रोटोकॉल्स मेंशन किए जाएंगे। अंडर साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन SASEC program, Asian Development Bank has been providing technical advisory financial support to this initiative। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है BBIN ने, इसको जो फंड्स की जरूरत पड़ेगी, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या एडवाइस की जरूरत पड़ेगी या टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसको प्रोवाइड किया जाएगा ADB से। ADB है क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला क्या है, मनीला कैपिटल है फिलीपींस का। ओके, तो ADB प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस एंड एडवाइस भी देगा कि किस तरह से आप लोग है ना, ये जो आप लोग सोचे व्हीकल एग्रीमेंट में, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, इसको कैसा कैरी आउट कर सकते हैं। ओके, नवंबर 1 2015 में एक कार्गो व्हीकल फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल रन हुआ था, कार्गो व्हीकल का ट्रायल रन हुआ था, जो कि कोलकाता से लेकर अगरतला गई थी वाया बांग्लादेश। थी अगरतला किसका कैपिटल है, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। वो गई थी कोलकाता से लेकर बांग्लादेश से होते हुए गुजरी थी। तो ये अच्छा है, अच्छी इनिशिएटिव है ये जो कंट्रीज ने लिया है कि अपने, देखिए जितना आप लोग एक दूसरे से मिलकर रहेंगे, कंट्रीज जितना एक दूसरे से मिलकर रहेंगी, उतने उन लोगों के रिलेशन है ना स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रेक्जिट को लेकर। ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिट, ये एक हाइब्रिड वर्ड है, ब्रिटेन और एग्जिट दोनों को कंपाइल करके बनाया गया है, जो कि यूके लीव कर रहा था, यूके है ना छोड़ने वाला था यूरोपियन कंट्री। हुआ क्या है देखेंगे। द यूनाइटेड किंगडम हैज ऑफिशियली लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन। अभी कंप्लीटली आफ्टर 47 ईयर्स ऑफ मेंबरशिप यूनाइटेड किंगडम ने ये डिसाइड किया है, ऑफिशियली अनाउंस भी किया है कि अब हमें ना छोड़ देंगे ब्रेक्जिट, मतलब ब्रिटेन यूरोप को हम छोड़ देंगे। बैकग्राउंड देखिए आप, 2016 में एक रेफरेंडम में यह होता है कि लोगों से है ना ओपिनियन लिया जाता है, वोटिंग की जाती है कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप कैरी आउट करना है फ्यूचर में एक पर्टिकुलर इश्यू को लेकर। रेफरेंडम कंडक्ट किया गया था 2016 में कि ये डिसाइड करेगी कि यूके यूरोपियन यूनियन से मिला हुआ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों ने ये वोट किया है कि नहीं, यूरोप से हट जाना चाहिए यूके को, ठीक है। और 2017 में यूके फॉर्मली ट्रिगर्ड आर्टिकल 50 लिस्बन ट्रीटी एंड बिगेन द 2-year काउंटडाउन ऑफ ब्रेक्जिट। 2017 में ये डिसाइड कर लिए थे कि अब है ना लिस्बन ट्रीटी को मद्देनजर रखते हुए लिस्बन ट्रीटी का आर्टिकल 50 हमें ना एग्जिट कर सकते हैं हम, और एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑन 31 जनवरी यूके बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लीव द यूरोपियन यूनियन एंड एन 11-month ट्रांजिशन पीरियड हैज किक्ड इन। देखिए यूरोपियन यूनियन जैसा कि नाम बता रहा है, ये यूनियन है बहुत सारे कंट्रीज का, आई थिंक अराउंड 28 कंट्रीज है इनमें, ये कंट्रीज का यूनियन है। अब इनमें से अब यूके एग्जिट कर रहा है। ओके, ये पहला स्टेट बन गया है यूके। और यूरोपियन यूनियन में जो भी होते हैं, जो भी कंट्रीज होते हैं, इनको कहते हैं यूरोजोन कंट्रीज, क्योंकि इनकी एक कॉमन करेंसी होती है यूरो करके। यूरोपियन यूनियन देखेंगे इसके बारे में, इट इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन इन्वॉल्विंग 27 यूरोपियन कंट्रीज। अभी बता रहा था मैं 28 कंट्रीज करके। और इट अलाउज फ्री ट्रेड एंड फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। ये कि यूरोपियन यूनियन में फायदा रहने का ये है कि ये फ्री ट्रेड अलाउ करेगा। जैसा कि अगर ड्यूटी इम्पोज की जाती है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर कोई आपके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में रहने का फायदा यह है कि फ्री ट्रेड होगी और फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल होगा। लोग भी इधर से उधर घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, रह सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ये सब होगा। आफ्टर 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी प्रोवाइड्स फॉर एग्जिट ऑफ मेंबर कंट्रीज फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। आर्टिकल 50 ये प्रोवाइड भी करता है कि अगर आपको छोड़कर जाना है तो छोड़ के भी जा सकते हैं।
इट हैज इट्स ओन करेंसी कॉल्ड यूरो, इसलिए यूरो जोन कहते हैं। ये सब बताया हूं मैंने, यही यहाँ पे रिपीट की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन किया था यूरोप से 1973 में। ओके। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।